अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वाइस चैनल पे खुश आमदीद। मैंने कभी ऐसी वहशत भरी जिंदगी नहीं चाही थी। मैं आज भी उस मनहूस सफ़र को याद करके पछताता हूँ। काश मैं उस दिन अपने किसी एम्प्लॉई को भेज देता। मेरा नाम प्रताप है, सेठ प्रताप। मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री है, जिसके ऑर्डर के सिलसिले में मुझे दुनिया के बहुत से ममालिक में आना जाना पड़ता था। अक्सर मैं अपने एम्प्लॉइज़ को दूसरे ममालिक भेजा करता था, मगर उस दिन मैंने खुद जाने का फैसला किया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था। प्रताप ने इतना लिखने के बाद सामने पड़ी अपने इकलौते बेटे और बीवी की लाश को देखा और फिर से डायरी में लिखना शुरू कर दिया। फिर जितनी देर वो लिखता रहा, उसके आंसू टपकते रहे और पछतावे की एक गहरी छाप उसके चेहरे पर सबत हो गई। डायरी मुकम्मल करने के बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलने के बाद अपना एड्रेस बताया और बोला, आप जल्दी आ जाइए, यहाँ 3 कत्ल हो चुके हैं। फिर उसने रिसीवर नीचे रखा, टेबल की दराज खोली और उसमें पड़ा रिवॉल्वर निकाल कर कानपट्टी पर रख लिया। सामने पड़ी अपने बच्चे और बीवी की अधखाई लाशों पर नज़र डालते हुए बोला, सोनाक्षी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर माफ़ करोगी? मगर नहीं, मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है। तुम भला कैसे मुझे माफ़ करोगी? प्रताप ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया और फिर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। उसने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया और एक ज़ोरदार फायर हुआ। उसका भेजा उड़कर सामने वाली दीवार में जाकर चिपक गया। प्रताप बेजान होकर कुर्सी समेत ज़मीन पर जा गिरा। इंस्पेक्टर विष्णु ने कॉल आते ही गाड़ी निकाली और बताए हुए एड्रेस पर जा पहुंचा। वो एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था जो किसी सेठ प्रताप का था। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुलाजम या चौकीदार सिरे से मौजूद नहीं था। सारा बंगला देखने के बाद विष्णु बेडरूम में पहुंचा तो वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। अपने पुलिस करियर में इतना भयानक मंजर उसने पहली दफ़ा देखा था। एक औरत और एक बच्चे की लाश थी जो खून से लथपथ बेड पर पड़ी थी। खौफजदा करने वाली बात यह थी कि उनके नरखरे उधड़े हुए थे और जिस्म का गोश्त काफ़ी जगह से गायब था। ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली दरिंदे ने उन्हें भंभोड़ कर रख दिया हो। बेड से थोड़ा दूर एक टेबल के पीछे एक आदमी नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था, जबकि सर में गोली लगने से खून बहकर पूरे फर्श को रंगीन कर चुका था। पहली नज़र में ऐसा लगता था कि उस आदमी ने खुदकुशी की है, मगर विष्णु तमाम तहकीकात करने के बाद ही कोई नतीजा निकालना चाहता था। उसने फोरेंसिक एक्सपर्ट को फ़ोन किया और खुद पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगा। उसकी नज़र टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। उसने ग्लव्स पहने और डायरी उठाकर एक पॉली बैग में रख ली। पिस्टल और दीगर चीज़ें जिन पर उसे किसी के फिंगरप्रिंट्स होने का शक था, उसने अपनी कस्टडी में ले ली। अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर उसे पता चला कि प्रताप ने खुद ही अपनी जान ली है, जबकि उसके बीवी और बच्चे को किसी जानवर ने नोच नोच कर खाया है। वो जानवर शेर, चीता या कोई और लंबे दांतों वाला जानवर हो सकता है। पिछले कई दिनों से विजयवाड़ा और उसके आसपास के गांव में औरतों और बच्चों के इस तरह मारे जाने की वारदातें हो रही थी और भारत सरकार ने बहुत से शिकारियों को उस आदमखोर जानवर के शिकार के लिए इन गांवों में तैनात किया हुआ था, मगर अभी तक उन शिकारियों को कोई कामयाबी नहीं हुई थी। अब तो ये वारदात दिल्ली शहर में हुई थी तो पूरा शहर खौफ की लपेट में आ चुका था। शाम 7 बजे के बाद लोग दुकानें बंद कर जाते, सड़कें, गलियां, मोहल्ले वीरान हो जाते। विष्णु अपने बेडरूम में बैठा इस वारदात के मुतल्लिक सोच रहा था। एक ख्याल उसे बार बार सताए जा रहा था कि प्रताप ने खुदकुशी क्यों की। अचानक उसे प्रताप की डायरी का ख्याल आया तो वो उठा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो डायरी मिल गई और वो उसे जूं जूं पढ़ता गया। उसकी पेशानी पर सिलवटें बढ़ती गईं। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मैंने अपनी बिरौन मुल्क की टिकट करवाई और अगले दिन ही जहाज में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। हमारा सफ़र पूरे 3 दिन का था। हमें कुतुब शमाली से होकर गुजरना था।
जब हम अलास्का के ऊपर पहुंचे तो हमारे जहाज में कोई फनी गड़बड़ हो गई। जहाज की इंतजामिया ने तो हमें नहीं बताया, मगर मुसलसल लगने वाले झटकों से तमाम मुसाफिरों को शक हो गया कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, और फिर थोड़ी देर में इस शक की तस्दीक हो गई। हमारा जहाज बर्फानी ज़मीन पर लैंड हो चुका था, बल्कि ये कहना मुनासिब था कि क्रैश हो चुका था। मुझे भी अपना कोई होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने उठने की कोशिश की। दर्द की शदीद लहरें मेरे जिस्म में वक्फे वक्फे से उठने लगीं। मैं हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। थोड़ा आवाज़ बहाल हुए तो अपना जायज़ा लिया। कुछ छोटी बड़ी चोट आई थी, अलबत्ता भगवान की कृपा से तमाम हड्डियाँ सलामत थीं। अपनी तरफ से फारग होकर मैंने जहाज़ का जायज़ा लिया। हमारा जहाज़ 2 टुकड़ों में बट चुका था। पायलट समेत बहुत से मुसाफिर मर चुके थे। सिर्फ हम 7 अफराद थे, जिनमें एक बूढ़ी खातून काफ़ी जख्मी थी। मैंने जहाज़ से बाहर निकल कर देखा। काफ़ी भयानक हादसा हुआ था। जहाज़ बहुत दूर तक बर्फ़ पर फिसलता चला गया था। रात का अंधेरा फैलते ही मुझे दूर दरख्तों के पीछे गोल नुक्ते से चमकते नजर आए। मुझे ये जानने में देर न लगी कि ये बर्फानी भेड़िए हैं जो कि हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जहाज़ में वापस जाकर तमाम बच जाने वालों को खबरदार किया कि बाहर कोई ना निकले, बाहर खतरा है। वैसे भी जहाज़ के अंदर सर्दी कम लग रही थी। मैंने तमाम मुसाफिरों के बैग खोले, उनमें से गर्म जैकेट निकाल कर खुद भी पहनी और दूसरे दोस्तों को भी दी। बूढ़ी औरत के पास पहुंचते ही पता चला कि वो भगवान को प्यारी हो चुकी है। वो रात हमने जहाज़ के अंदर ही गुजारी। सुबह चंद गीली सूखी लकड़ियां जमा करके आग लगाई और चाय बनाई। जहाज़ में चाय और खाने पीने की इतनी चीज़ें थीं कि हमारे 7-8 दिन आसानी से गुजर जाते। हमने चाय का एक एक कप और एक एक बिस्किट लेकर नाश्ता किया। रॉबर्ट को वॉशरूम जाना था। मैंने उसे ज़्यादा दूर जाने से मना किया और आग पर हाथ गर्म करने लगा। रॉबर्ट हमसे थोड़ी दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। क्या कोई हमें ढूंढने आएगा? सुनील ने मुझसे पूछा। ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे भी मालूम ना था। वैसे भी हमारे मोबाइल यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे। अगर इंडिया एयरलाइन कोई एक्शन लेती तो शायद वो हमें ढूंढ लेते। ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन है हम घर वापस ज़रूर जाएंगे। तुम ऐसा करो कि जो मर चुके हैं उन सब लोगों के पासपोर्ट इकट्ठे कर लो। मेरे कहने पर वो चारों उठे और उसी वक्त रॉबर्ट की चीख से हमारे दिल दहल गए। रॉबर्ट की चीखों के साथ किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थीं। तमाम अफराद उधर जाने से डर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं था। आखिरकार मुझसे रहा ना गया। मैं दौड़ता हुआ उस झाड़ी के पीछे पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक बड़े कद का भेड़िया था जो रॉबर्ट की शारा को उधेड़ चुका था। मुझे देखते ही वो उसे छोड़कर थोड़ी दूर जा खड़ा हुआ। मैंने रॉबर्ट की लाश को उठाया और वापस ले आया। तमाम अफराद की आंखें दहशत की वजह से फटी की फटी रह गईं। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ, अचानक गोविंद ने उठते हुए कहा। इस हादसे ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। तुम नहीं जा सकते, मेरी बात मानो, हम यहाँ पर महफूज हैं। जब तक मदद नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। बाढ़ में जाओ तुम। गोविंद ने मुझे धक्का दिया और सामने की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ें दी मगर वो ना रुका। वो चला गया तो मैंने एक ऊंचे बर्फानी टीले पर चढ़कर आसपास नजर दौड़ाई। ताहद्दे निगाह बर्फ का समंदर सा फैला हुआ था। बगैर मदद के हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे। फिर हमें पूरा 1 हफ्ता हो गया मगर ना कोई मदद आई और ना आई वहाँ से निकलने के आसार। हम 4 अफराद बचे थे। हमारा खोर्दोनोश का सामान ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता भेड़ियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। वजह यह थी कि हमने तमाम लाशों को जहाज से निकाल कर बाहर रख दिया था। भेड़ियों को जब भूख लगती वो एक लाश को उठा कर ले जाते। हम सिवाय मदद की उम्मीद के और कुछ न कर सकते थे। ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। मेरे साथ मौजूद तीनों दोस्तों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, जबकि मुझ में अब भी किसी मदद के आने की उम्मीद कायम थी और मैं उनका भी हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर भूख और प्यास ने उन्हें बहुत नकाज़दा कर दिया था। उनके होंठों पर पिपड़ी सी जम गई थी और वो सूखे ढांचों की तरह हो गए थे।
ان کے چہرے کا ماंس ہڈیوں سے چپک گیا تھا۔ حالت میری بھی کچھ کام نہ تھی، مگر میں واپس جانے کی امید پر خود کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اگلے دن میں آگ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میرے تینوں دوست نکات کی وجہ سے برفیلی زمین پر لیٹ گئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ انہیں اٹھا کر آگ کے قریب لاتا۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے 6-7 بھیڑیے نکلے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شارک پہ اپنے دانت پیوست کر دیے۔ ان بھیڑیوں کو خون پیتا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا۔ اگر مجھے زندہ رہنا تھا تو مجھے اس خیال پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ میری پیاس اور بھوک نے مجھے بھی ان بھیڑیوں کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے ایک بھیڑیے کو دھکا دیا اور سنیل کی گردن پر منہ رکھ دیا۔ خون جیسے جیسے میرے اندر جا رہا تھا، مجھے اور میری پیاس کو تسکین مل رہی تھی۔ میرے جسم میں موجود نکات طاقت کا روپ دھارتی جا رہی تھی۔ ان بھیڑیوں کو نہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے خون پیتا دیکھ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جب میری پیاس بجھی تو میں نے اپنے دوستوں کو کھانا شروع کر دیا۔ میں انہیں بمبوڑ رہا تھا، نوچ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ گوشت دنیا کے تمام گوشتوں سے لذیذ تھا۔ پھر میں نے 1 مہینہ اور اسی طرح گزارا۔ پورے 1 مہینے اور 3 ہفتوں بعد ایک ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ باقی لاشوں کو آہستہ آہستہ انڈیا لایا گیا۔ میں اپنے گھر آ کر بہت خوش تھا، مگر اگلے ہی دن جب ناشتے کی میز پر میری بیوی نے بریڈ اور انڈا کھانے کے لیے دیے تو وہ میرے حلق سے نہ اترے۔ مجھے تو انسانی ماंس کی لت لگ چکی تھی۔ جب میں شکار کرنے لگتا تو میرے اگلے چاروں دانت بڑھ کر کسی بھیڑیے کی طرح ہو جاتے تھے۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تمام ملازموں کو فارغ کر دیا۔ پھر میرا معمول بن گیا کہ میں رات کو آس پاس کے گاؤں چلا جاتا اور اگر وہاں کوئی بچہ یا عورت مل جاتی تو ان پر جھپٹ پڑتا۔ بچے اور عورت کا شکار بہت آسان ہوتا ہے، یہ مزاحمت نہیں کر سکتے۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میں اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے ناشتہ اور لنچ کیا کرتا، مگر گھر سے باہر نکلتے ہی میں کر دیتا۔ عورتوں اور بچوں کے مرنے کے واقعات نے بھارت سرکار کو کڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سرکار نے تمام گاؤں میں منادی کرا دی کہ شام ہونے سے پہلے ہر کوئی اپنے گھر میں موجود ہو اور دروازے کھڑکیاں بند کر دے۔ مجھے 2-3 دن سے شکار نہیں ملا تھا، میں بھوک سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسی دن میرے بچے کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی، خون بل بل بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر میرے دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ میں نے اپنے ہی بچے کو کاٹ کھایا۔ میری بیوی سوناکشی جو مجھے دھکے دیتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ بچے سے فارغ ہو کر میں نے اسے پکڑ لیا، مگر جب میری بھوک مٹی میں اپنے حواسوں میں آیا تو اپنے ہاتھوں اپنی دنیا لٹ جانے پر میں بہت رویا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، میں خودکشی کرنے والا ہوں، مگر پہلے میں پولیس کو فون کروں گا۔ اتنا پڑھنے کے بعد ڈائری ختم تھی۔ وشنو کو تمام حالات کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ کیس ایسے ختم ہوگا اسے ذرہ برابر بھی امید نہ تھی۔